जब भी हम पश्चिमी एशिया या मिडल ईस्ट की बात करते हैं ना, तो न्यूज़ चैनल्स पर बस वही गिनी चुनी तस्वीरें आती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे इजराइल के फाइटर जेट्स या हमास के रॉकेट्स। हाँ, या फिर ईरान की वो बड़ी बड़ी धमकियां। मतलब ऐसा लगता है जैसे इस पूरे इलाके की कहानी बस इन्हीं 2-3 देशों के आसपास घूम रही है। सही कहा। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आज की इस गहराई से चर्चा में हम एक ऐसी सीक्रेट लड़ाई के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। और मजे की बात यह है कि गोलियां कोई और ही चला रहा था। एक ऐसा देश जिसे दुनिया सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी इमारतों, लग्जरी लाइफस्टाइल और वो पाम जुमेरा वाले आइलैंड्स के लिए जानती है। हाँ, यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान ने इजराइल से ज्यादा यूएई पर हमले क्यों किए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट और वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के एक हालिया वीडियो के बेसिस पर इसी को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। तो हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर चक्कर क्या था। क्योंकि जब दुनिया का फोकस इजराइल और ईरान पर था ना, तब जमीन पर ईरान और यूएई एक दूसरे को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। हाँ, ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां किसी ने खुलेआम युद्ध की घोषणा तो नहीं की, लेकिन जो नुकसान था वो किसी बड़े युद्ध से बिल्कुल भी कम नहीं था। देखिए, ये बात ना मुझे थोड़ी हजम करना मुश्किल लग रही है। अच्छा, वो क्यों? मतलब अगर आप नक्शा देखें तो ईरान इतना बड़ा देश है, उसकी मिलिट्री भी बहुत पुरानी और बड़ी है, और यूएई उसके सामने बहुत छोटा सा देश है। तो एक छोटे से देश ने इतने बड़े देश पर सीधे हमले करने का रिस्क क्यों लिया? मतलब कैसे किया ये सब? देखिए, इसे समझने के लिए हमें यूएई की उस इमेज से बाहर आना होगा जो हमें सिर्फ टूरिज्म वाले विज्ञापनों में दिखती है। अच्छा, तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि पिछले कुछ सालों में दुबई और आबू धाबी के इस चकाचौंध के पीछे यूएई ने अपनी एक बहुत ही खतरनाक और मॉडर्न मिलिट्री खड़ी कर ली है। अरे वाह! हाँ, और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं ना, वो यूएई को मिडिल ईस्ट का स्पार्टा कहते हैं। स्पार्टा? मतलब वो ग्रीक लड़ाकों वाला स्पार्टा? बिल्कुल वही। उनके पास आज दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं। मतलब फ्रांस के मिराज जेट्स और अमेरिका के लेटेस्ट F-16 फाइटर जेट्स। तो जब इस इलाके में पॉलिटिक्स और तनाव बढ़ा तो यूएई बस चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रहा था? बिल्कुल नहीं। यूएई कोई मासूम दर्शक नहीं था। उसने अपनी इसी एडवांस्ड एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और ईरान पर सीधे और बहुत ही सटीक हमले किए। एक मिनट, सीधे ईरान पर? लेकिन ईरान तो बहुत बड़ा है। यूएई के जेट्स ने आखिर निशाना कहां बनाया? क्योंकि पूरे ईरान में तो वो बम गिरा नहीं सकते। सही सवाल है। यूएई ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने ईरान की जमीन के बहुत अंदर घुसने के बजाय उनकी इकोनॉमी की सबसे कमजोर नस पर वार किया। और वो कमजोर नस क्या थी? फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान का लावान द्वीप। लावान आइलैंड? इसके बारे में थोड़ा आसान भाषा में बताइए। ये इतना जरूरी क्यों है ईरान के लिए? देखिए, ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? तेल पर, राइट? हाँ, तेल बेचकर ही वो पैसा कमाते हैं। तो ये जो लावान द्वीप है ना, ये कोई आम जगह नहीं है। ये उनके तेल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हब है। वहाँ उनकी बहुत बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, यानी तेल साफ करने के कारखाने हैं। ओह, तो यूएई ने सीधे उनके खजाने पर ही हमला कर दिया। और शायद ये समुंदर के बीच में है, तो यूएई के लिए आसान भी रहा होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। ये द्वीप ईरान की मेन जमीन से थोड़ा कटकर समंदर में है। तो यूएई के लड़ाकू विमानों के लिए अपने बेस से उड़ना, समुंदर के ऊपर से तेजी से जाना और बमबारी करना काफी आसान था। मतलब जब तक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते, तब तक वो काम तमाम करके वापस भी आ जाते थे। बिल्कुल। और इन रिफाइनरीज को उड़ाकर यूएई ने ईरान के तेल के बिजनेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है। क्या बात? अगर यूएई ने ईरान की रिफाइनरी उड़ा दी, तो ईरान चुप क्यों बैठा रहा? मतलब दुनिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कहा कि देखो यूएई हम पे हमला कर रहा है? वो डर गए थे क्या? डरे नहीं थे। ये ईरान की एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति थी। अच्छा, कूटनीति कैसे? देखिए, अगर ईरान उस समय खुलेआम यूएई का नाम लेता और जवाब में सीधे युद्ध की घोषणा कर देता, तो अमेरिका और इजराइल को तो बस बैठे बिठाए एक बहाना मिल जाता। मतलब अमेरिका इसमें कूद पड़ता। हाँ,
उस समय अमेरिका वैसे भी ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति चला रहा था। हाँ, बहुत प्रतिबंध लगा रहे थे वो ईरान पे। बिल्कुल। तो अगर ईरान यूएई पर हमला करता तो अमेरिका पूरी दुनिया में हल्ला मचा देता कि देखो, ईरान छोटे अरब देशों को खत्म करना चाहता है। और फिर अमेरिका इन खाड़ी देशों को बचाने के नाम पर ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर देता। एकदम सही। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को पूरी तरह तबाह कर सकते थे। तो ईरान को पता था कि यूएई एक चारे की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर मछली ने गुस्से में चारा निगला तो पीछे से अमेरिका का जाल उस पर गिर जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण दिया आपने। इसीलिए ईरान ने शुरुआत में चुपचाप अपना नुकसान सहा, लेकिन यूएई का नाम नहीं लिया। लेकिन ईरान तो ईरान है, वो अपना बदला लिए बिना तो मानता नहीं। तो उसने अपनी भड़ास कैसे निकाली? उसने इंतजार किया और फिर एक टेढ़े तरीके से, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, पलटवार किया। टेढ़ा तरीका मतलब? जेट्स की जगह कुछ और भेजा। हाँ, लड़ाकू विमानों के बजाय उसने बड़े और खतरनाक ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें यूज की। ड्रोन्स रडार में आसानी से नहीं आते ना। और अरंकट के आगे क्या उन्होंने भी यूएई के मिलिट्री बेस उड़ाए? नहीं, ईरान ने यूएई की सबसे बड़ी ताकत पर हमला किया, यानी उनकी सुरक्षित जन्नत वाली इमेज पर। सुरक्षित जन्नत मतलब जो टूरिज्म और दुबई वाला जो पूरा माहौल है? बिल्कुल। उन्होंने यूएई के शहरों के आसपास और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले किए, और सिर्फ यूएई ही नहीं, कुवैत को भी लपेटे में ले लिया। अरे बाप रे! मतलब सोचिए, दुनिया भर के अमीर लोग पाम जुमेरा या बुर्ज खलीफा के पास छुट्टियां मना रहे हैं और अचानक वहां ऊपर आसमान में ड्रोन्स उड़ने लगे और धमाके होने लगे। ये तो यूएई के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ईरान का मकसद ही यही था। वो यूएई को बताना चाहता था कि अगर तुम्हारा अपना घर शीशे का है तो दूसरों पर पत्थर मत फेंको। सही बात है। और मैंने पढ़ा था कि ये सब हमले अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हाँ, और इसकी टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है। ये हमले तब तेज हुए जब पीछे से पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर की बातचीत चल रही थी। एक मिनट, अगर सीज फायर होने ही वाला था तो फिर हमले क्यों बढ़ा दिए? ये तो उल्टा हो गया ना। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। इसे नेगोशिएशन की एक आक्रामक रणनीति कहते हैं। इससे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूलों में होता है। कैसे? मतलब जब लड़ाई हो रही है और पता चले कि टीचर क्लास में आने ही वाला है तो शांति समझौते से ठीक 2 मिनट पहले लड़के एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से आखिरी मुक्के बरसा देते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। ईरान भी यही कर रहा था। वो सीज फायर से ठीक पहले टेबल पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं तुम्हारे दोस्तों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता हूँ। बिल्कुल वही बात। लेकिन खाड़ी देशों में तो सऊदी अरेबिया भी है, बहरीन भी है, वहां तो अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री बेस हैं। तो ईरान ने खास तौर पर यूएई को ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए, बाकी देश अमेरिका को सिर्फ जगह दे रहे थे, वो सीधे ईरान पर गोलियां नहीं चला रहे थे। और यूएई ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। हाँ, यूएई अपने जेट्स भेजकर सीधे ईरान की रिफाइनरी उड़ा रहा था। उसने ईरान को सीधा दर्द दिया था, इसलिए ईरान ने भी उसे ही चुना। समझ गया। लेकिन एक बात बताइए, जब ये सब हो रहा था, यूएई बम गिरा रहा है, ईरान ड्रोन्स भेज रहा है, तो अमेरिका क्या कर रहा था? वो इस लड़ाई को रोक क्यों नहीं रहा था? ये इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उस समय का जो ट्रंप प्रशासन था, वो इस लड़ाई को रोकने के बजाय अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका खुश हो रहा था? हाँ, उनका एक पूरा मास्टर प्लान था। अमेरिका चाहता था कि ईरान से डरकर बाकी सारे खाड़ी देश भी इस युद्ध में कूद पड़ें। वो चाहते थे कि ये गल्फ बनाम ईरान की खुली लड़ाई बन जाए। लेकिन अमेरिका का इसमें क्या फायदा था? वो वहां लड़ाई क्यों चाहता था? इसके पीछे सीधा सीधा पैसे का खेल था। जैसे वो इंश्योरेंस एजेंट वाला उदाहरण जो हमने पहले सोचा था। बिल्कुल। मतलब आप इसे ऐसे समझिए, अगर 2 लोगों को लड़ा दो तो फायदा किसका होगा? जो उन दोनों को बैंडेज बेचेगा। मतलब 2 लोगों को लड़ाओ और अपनी ही दुकान से दोनों को पट्टी बेचो। हाँ, अगर गल्फ देश आपस में लड़ते तो उनका तेल का पूरा सिस्टम तबाह हो जाता। तो फिर यूरोप को तेल कहाँ से मिलता? यूरोप को तेल की जरूरत तो होती, तो वो महंगा तेल किससे खरीदता? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका खुद भी अब बहुत तेल निकालने लगा था। अरे वाह! मतलब एक तरफ महंगा तेल बेचकर पैसा कमाओ और दूसरा फायदा क्या था? दूसरा था हथियारों का बिजनेस। जब खाड़ी देश डरे होंगे तो वो अमेरिका से ही तो एयर डिफेंस और फाइटर जेट्स खरीदेंगे ना। तो मतलब पूरा बिजनेस ऑफ वॉर चल रहा था। लड़ाई कोई भी करे, मुनाफा अमेरिका का। बिल्कुल, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। फेल कैसे हो गया?
सब कुछ तो उनके हिसाब से चल रहा था। गड़बड़ हो गई टाइमिंग में। ट्रंप प्रशासन ने जल्दबाजी कर दी और अपना लक्ष्य पूरा होने से पहले ही सीज फायर करवा दिया। मतलब बिना गल्फ देशों को पूरी तरह लड़ाई में उतारे ही खेल खत्म कर दिया। हाँ, और इसी गलती की वजह से अमेरिका बैकफुट पर आ गया और उनका मास्टर प्लान अधूरा रह गया। खैर, अमेरिका का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इस पूरी सीक्रेट लड़ाई ने यूएई को तो बहुत नुकसान पहुंचाया होगा ना। उसकी इकोनॉमी पर क्या असर हुआ? बहुत बुरा असर हुआ। लगातार ड्रोन हमलों के डर से यूएई का टूरिज्म सेक्टर धड़ाम से गिर गया। कोई भी ऐसे देश में छुट्टी मनाने क्यों जाएगा जहां मिसाइलें गिर रही हों? बिल्कुल, और रियल एस्टेट का काम भी ठप पड़ गया। कंपनियों से लोगों को निकाला जाने लगा। यूएई को समझ आ गया था कि ये लड़ाई उसके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। तो फिर उसने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? क्योंकि वो अकेला तो ईरान से नहीं लड़ सकता था हमेशा। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। यूएई ने कहा कि समंदर में जहाजों की सुरक्षा के लिए हम सब गल्फ देश मिलकर अपनी एक नौसेना यानी नेवल फोर्स बनाते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। तो बाकी देश मान गए? नहीं, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। बाकी खाड़ी देश पीछे हट गए। क्यों? उन्हें डर था कि अगर वो यूएई का साथ देंगे तो ईरान उनके देशों पर भी हमले शुरू कर देगा। मतलब यूएई बिल्कुल अकेला पड़ गया था। हाँ, और इसी अकेलेपन की वजह से यूएई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा क्या किया उसने? जब यूएई को लगा कि अमेरिका और सऊदी अरब पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इजराइल? लेकिन अरब देशों और इजराइल की तो पुरानी दुश्मनी रही है ना? रही है, लेकिन डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। और ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं है। इजराइल ने यूएई को बचाने के लिए अपना सबसे मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगा दिया है। अरे बाप रे, आयरन डोम। मतलब अब इजराइल की मशीनें अरब के आसमान की रखवाली कर रही हैं। बिल्कुल, यूएई इजराइल के बहुत करीब आ गया है। लेकिन सऊदी अरब को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा। वो तो खुद को पूरे गल्फ का बॉस मानता है। वो बिल्कुल खुश नहीं है। इसी वजह से यूएई और सऊदी अरब के बीच अब अनबन शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, यूएई अब सऊदी अरब के प्रभाव वाले संगठनों की खुलेआम आलोचना कर रहा है और ओपेक, जो तेल वाला संगठन है, उससे भी दूरी बना रहा है। मतलब इस एक छुपी हुई लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट के पुराने रिश्ते तोड़ दिए और नए दोस्त बना दिए। सही कहा आपने। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका भारत से क्या लेना देना है? हमारे लिए ये क्यों मायने रखता है? भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। वो कैसे? देखिए, यूएई और इजराइल दोनों ही भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, यूएई में तो बहुत सारे भारतीय काम भी करते हैं और इजराइल से हम हथियार लेते हैं। बिल्कुल। पहले भारत को दोनों से अलग अलग बात करनी पड़ती थी क्योंकि वो आपस में बात नहीं करते थे। लेकिन अब जब ये दोनों खुद दोस्त बन गए हैं तो भारत के लिए एक मजबूत त्रिपक्षीय यानी 3 देशों का गठबंधन बनाना आसान हो गया है। जैसे वो I2U2 ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस है। हाँ, इसके जरिए भारत को पश्चिमी एशिया में एक बहुत ही मजबूत एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल है। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समेटूं तो कहानी कुछ यूं है कि यूएई और ईरान के बीच एक छुपी हुई जंग हुई। यूएई ने उनके तेल कारखानों को उड़ाया तो ईरान ने यूएई के शहरों पर ड्रोन भेजे। अमेरिका ने पैसे कमाने का प्लान बनाया जो फेल हो गया। लेकिन इस सब के डर से यूएई और इजराइल पक्के दोस्त बन गए, जो आने वाले समय में भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। तो जाने से पहले एक सवाल मैं हम सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या सवाल? देखिए, हमारी नजर हमेशा दुनिया की बड़ी महाशक्तियों पर होती है, जैसे अमेरिका, रूस या चीन। हाँ, हम सोचते हैं कि वही सब कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब यूएई जैसा एक छोटा सा देश अपने पुराने दोस्तों पर निर्भर रहे बिना सीक्रेट जंग लड़ता है और इजराइल से नई दोस्ती करके पूरे इलाके की पॉलिटिक्स को बदल देता है, तो क्या ये इस बात का इशारा है कि अब दुनिया में ताकत का खेल बदल रहा है? क्या आने वाले भविष्य में ये छोटी ताकतें ही दुनिया का नक्शा तय करेंगी? ये सोचने वाली बात है वाकई। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप भी इस पर सोचिए और खुद से और पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज की इस गहराई से चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।